Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और बेटा आज हम करने वाले हैं Heisenberg's uncertainty principle. Heisenberg's uncertainty principle is a part of, actually it is a very important part of atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जब बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, तो उसमें उसने ये बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक फिक्स पाथ हो सकता है जो कि सर्कुलर इन शेप है। बट हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन का पाथ फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी का पाथ हम फाइंड नहीं कर सकते अगर वो मूव कर रही है। तो अगर वो स्टैटिक है देन वी कैन फाइंड। तो किसी भी चीज़ का पाथ अगर आपको फाइंड करना होता है तो पाथ फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बेटा। हमें पाथ को फाइंड करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक उसकी पोजीशन और दूसरा उसका मोमेंटम। अगर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ फाइंड कर सकते हैं तभी हमें उस पार्टिकल का पाथ समझ आएगा। और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी यही कहता है कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी जो मूव कर रही हो, किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक बॉडी की पोजीशन और उसका मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं। वी कैन नेवर डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद 100% एक्यूरेसी। हम उसका जो पाथ है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं फाइंड कर सकते हैं। अगर हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर लेते हैं विद एक्यूरेसी तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाएगा, और अगर हम उसका मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं देन उसकी पोजीशन खराब हो जाएगी। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये कहता क्या है? ये कह रहा है कि it is impossible to find the path of a moving microscopic particle or body। ठीक है, ओके, it is impossible to find the path of द मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और इसका रीज़न क्या है कि वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक बॉडी simultaneously with accuracy। ओके, सो ये उसकी डेफिनेशंस हैं कि हम क्यों पाथ फाइंड नहीं कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड द पाथ ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। हम किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पाथ फाइंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा हाइसेनबर्ग ने बोला। और क्यों बोला? क्योंकि वी कैन नॉट डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक बॉडी साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। हम कभी भी उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम दोनों को हम एक ही टाइम पर एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसकी पोजीशन को सही फाइंड करेंगे तो मोमेंटम गलत हो जाएगा, और अगर हम उसकी मोमेंटम को फाइंड करेंगे तो उसकी बेटा पोजीशन में जो है वो गलती हो जाएगी। तो ये है हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट सेज कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक बॉडी विद 100% एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। ओके, तो ये हमें नहीं हो सकता है कभी भी फाइंड आउट। दूसरी बात यह है कि जो पोजीशन है, किसी भी चीज़ की जो पोजीशन होती है उसको हम लेट कर लेंगे x, ठीक है, और जो उसका मोमेंटम होता है उसे p के साथ डिनोट किया जाता है। जो किसी चीज़ की पोजीशन होती है उसे x लिखा जाता है और जो मोमेंटम है उसे p से लिखा जाता है। और अगर उनके अंदर कोई अनसर्टेनिटी है, मतलब कोई गलती है
अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को लिखा जाएगा डेल्टा एक्स के साथ, ठीक है। डेल एक्स रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जहां पर पोजीशन होनी चाहिए वहां पर नहीं शो होती है, जितनी भी उसके अंदर डिफरेंस आएगा उसे डेल एक्स के साथ लिखा जाएगा। ओके, तो डेल एक्स रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड डेल पी रिप्रेजेंट्स द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, and according to Heisenberg principle the product of their uncertainties is greater than or equal to h upon 4 pi, ठीक है। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी, मतलब कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होगा। ये है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब मैं जरा इस इक्वेशन को ऐसे ले लेता हूं, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब एक मिनट के लिए हम समझ लेते हैं कि हमने उसकी पोजीशन को बिल्कुल सही फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर मैं उसकी पोजीशन को बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कर लेता हूं, इट मीन्स कि उसके अंदर अनसर्टेनिटी जीरो हो जाएगी, उसकी अनसर्टेनिटी देन क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। तो अगर मैं डेल्टा पी की वैल्यू निकालूं यहां से h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स तो हो जाएगा जीरो। अगर हम इसकी पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा मेरे पास 4 पाई इंटू जीरो, और जब जीरो नीचे आता है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब कि अगर उसकी पोजीशन में कोई गलती नहीं होती है, अगर उसकी पोजीशन हम एग्जैक्टली फाइंड कर लेते हैं, तब उसके मोमेंटम की जो गलती है वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो अगर इसी तरह से अगर हम उसका मोमेंटम एग्जैक्टली फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि जो मोमेंटम होगा उसमें कोई गलती नहीं होगी। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, h अपॉन 4 पाई इंटू जीरो, तो फिर डेल्टा एक्स जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में से अगर एक चीज आप एग्जैक्टली फाइंड कर भी लेते हो तो दूसरे की गलती होना तय है, और ये मैथमेटिकली प्रूव भी हो चुका है कि हाइजेनबर्ग ने ये किस बिना पर कहा था। अब हमें हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल तो समझ आ गया कि हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक मूविंग बॉडी की जो होती है पोजीशन और उसका मोमेंटम वो एक साथ फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो अगर एक चीज़ फाइंड होगी दूसरी गलत हो जाएगी, और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हम किसी भी पार्टिकल का पाथ फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो बोहर ने तो बोला था कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है, तो वो बात हमेशा गलत हो जाएगी। ओके, तो अभी हमें इतना पता चल चुका है कि पार्टिकल जो है वो कभी भी उसका पाथ एग्जैक्ट पाथ फाइंड नहीं किया जा सकता है। चलो ये तो हो गई बात, लेकिन उसने ये किस बिना पर कहा, हाइजेनबर्ग ने ये क्यों बोला, उसको समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूं एक छोटी सी चीज कि वाई, इसका रीजन क्या है कि क्यों हम इन दोनों को एक साथ सही सही फाइंड नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको समझते हैं बेटा। तो देखिए कि एग्जैक्टली होता क्या है कि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो कैसे देखते हैं। सपोज करो कि ये मार्कर है, मैं इस मार्कर को देख रहा हूं तो सोर्स से लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, जो भी सोर्स है, यहां पर बल्ब है, ट्यूब है, कुछ भी है, वहां से लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, और उसी लाइट को रिफ्लेक्शन के बाद मेरी आंखों पर डाला जाता है, ठीक है। वही लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरी आंखों पर, मेरी आईज पर पड़ रही है, और जिससे मेरे को ये मार्कर नजर आ रहा है। ओके, ये वाली बात है बेटा। तो अगर हमें ये पार्टिकल, सपोज दैट दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी सोर्स से जब उसके ऊपर लाइट जाएगी, ये देखिए बेटा, ये लाइट जा रही है, लाइट इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स, ठीक है, ये फोटोन्स के रूप में लाइट इसके ऊपर जाएगी, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद आईज जो होती हैं बेटा, ये आई मैंने बना दी, दिस इज आई, ठीक है, दिस इज आई। तो आई के ऊपर जब वो रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ती है, उसके फोटोन्स जब पड़ते हैं, तभी हमें वो चीज़, वो वस्तु नजर आती है। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि हमने उसकी पोजीशन फाइंड कर ली है, ठीक है। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हमने इसकी जो पोजीशन है वो फाइंड आउट कर ली है। अगर हमने उसकी पोजीशन फाइंड कर ली है तो बेटा इसके ऊपर जो फोटोन्स पड़ रहे हैं लाइट के, ठीक है, ये पार्टिकल बड़ा छोटा होता है,
जितना छोटा पार्टिकल होगा हमें उतनी ही छोटी वेवलेंथ की लाइट चाहिए होगी, और अगर ये पार्टिकल छोटा है तो हमें बहुत कम वेवलेंथ की लाइट चाहिए इसको देखने के लिए। ओके, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही एक पॉइंट चार्ज है, और उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बहुत कम वेवलेंथ वाली लाइट चाहिए होगी। जब वो कम वेवलेंथ वाली लाइट इसके ऊपर पड़ती है और हमें उसकी पोजीशन पता लग जाती है कि पोजीशन ये वाली है, ठीक है, हमने उसकी पोजीशन को फाइंड कर लिया। सो पोजीशन हमारे पास क्या आ गई, पोजीशन आ गई बेटा एक्यूरेट, ठीक है, पोजीशन आ गई हमारे पास एक्यूरेट। लेकिन जैसे ही वो स्मॉल वेवलेंथ वाली लाइट इसके ऊपर पड़ेगी, हमें पता है कि स्मॉल वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, जितनी वेवलेंथ कम उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो अगर वेवलेंथ लाइट की स्मॉल है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होना तय है, और अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो बेटा वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा और उसके मोमेंटम में एक अचानक से इंक्रीमेंट होगा, और उसका मोमेंटम जो है वो फाइंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब आपने उसकी पोजीशन फाइंड की तो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेने के बाद जंप करके पता नहीं कहाँ चला जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसलिए उसका मोमेंटम पता कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि देखने के लिए लाइट तो चाहिए, और अगर लाइट चाहिए तो लाइट की एनर्जी बड़ी होगी, और उस एनर्जी को गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। तो इस वजह से उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो है हमारे पास हम इसको फाइंड नहीं कर सकते बेटा, इसका मोमेंटम। तो अगर आप एक चीज़ एक्यूरेटली फाइंड कर भी लेते हो तब दूसरी चीज़ को फाइंड कर पाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ को अगर आप फाइंड कर भी लेते हो तो दूसरी चीज़ को फाइंड नहीं कर पाओगे। यही है हमारा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, यही तो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। देखिए बेटा, सीधी सी बात बताऊं तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, देयर इज नो इंपॉर्टेंस, नो सिग्निफिकेंस। और उसका रीज़न क्या है कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो डील करता है माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के साथ, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के साथ जो बड़ी साइज़ की होती हैं। इसलिए हम उनकी पोजीशन और मोमेंटम बड़े झटके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी बॉडी बड़ी होगी उसकी एनर्जी उतनी कम चाहिए होगी उसको लाइट की, तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई रोल हमारी लाइफ में नहीं होता है, लेकिन हाँ इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो एक इम्पोर्टेंस इसकी हमेशा रहेगी कि इसने इस बात को साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रैजेक्टरी है, जो उसका पाथ है, वो आप फाइंड नहीं कर सकते हो। इसके अलावा हमें इसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता है, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं रह सकता है, वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं रह सकता। देखो बेटा, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मेसोन है, बोसोन, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सारे न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं जाता, उसका कारण क्या है, आइए समझते हैं। तो बेटा हमें पता है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। जो हमारा मोमेंटम होता है इसको हम लिख सकते हैं m डेल्टा v इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होगा, वो तो चेंज होगा नहीं, मास में कोई गलती नहीं होती, इसलिए हमने उसके साथ डेल नहीं लगाया। तो अब मैं यहाँ पर अगर बात करूँ न्यूक्लियस की, तो जो न्यूक्लियस का रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वो होता है बच्चे 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का, ठीक है, ये उसका ऑर्डर होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रह रहा है तो उसकी जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी वो मैक्सिमम इतनी हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू मैं लूंगा 10⁻⁻15 मीटर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और डेल्टा वी हमें फाइंड आउट करना है
h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34, इसके अलावा पाई की वैल्यू जो हमें पता ही है। तो मैं यहाँ से डेल्टा v की वैल्यू निकालूंगा, वो आ जाएगी मेरे पास h अपॉन 4 पाई इंटू m इंटू डेल्टा x। ये बन जाएगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 10⁻⁻15। जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो डेल्टा v मेरे पास आ जाएगा 5.8 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो चीज़ है कि इससे ये साबित होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर रहना है तो उसकी वेलोसिटी कम से कम इतनी होनी चाहिए। ओके, उसकी जो वेलोसिटी है वो कम से कम इतनी ज़रूर होनी चाहिए। और ये जो वेलोसिटी है बेटा 5.8 मल्टीप्लाई 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ये तो 100 गुना ज़्यादा है, 100 गुना से भी ज़्यादा है देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 इंटू 10⁻8, और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है वो लाइट की होगी। तो ये वेलोसिटी पॉसिबल ही नहीं है, इस वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर ही नहीं सकता है, और अगर कर ही नहीं पाएगा तो फिर रहेगा कैसे। सो ये कारण है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये वाली सारी बेटा बात है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ये प्रिंसिपल डुअल नेचर ऑफ मैटर को प्रूव करने में, उसका वेव नेचर और ये जो प्रिंसिपल, ये 3-4 चीज़ों ने मिलकर बोहर के मॉडल को फेल किया, और यहाँ से आगमन हुआ एक नए मॉडल का जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अगली वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में समझेंगे। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।